नमस्कार, लाख तक एक ही बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात होगी, मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार जातीय जनगणना होगी। इसके साथ ही आपको बताएंगे समाजवादी पोस्टर पर मचे सियासी संग्राम की क्या कुछ कह रहा है राजनीति के गलियारों में बयानबाजी का दौर कैसे आगे चल रहा है। साथ ही हमारी बात इससे लेकर भी होगी कि दिल्ली में बैठकों का दौर किस तरह से चल रहा है। पाकिस्तान में खौफ का माहौल है, जिस तरह से अब लगातार बैठकें हो रही हैं। और फिर आपको बताएंगे कैसे विपक्षी नेताओं के बयान को पाकिस्तान अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। मोदी कैबिनेट ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान कर दिया है कि वो जनगणना के साथ ही जाति वाली जनगणना भी करवाएगी। ये वो मुद्दा है जिस पर विपक्ष के नेता काफी मुखर भी रहे हैं, लेकिन इस ऐलान के साथ ही सरकार ने कांग्रेस के पिछले सरकारों पर भी वार कर दिया है। जातीय जनगणना की अगर बात करें तो इससे पहले अंग्रेजों ने साल 1931 में करवाई थी और साल 1931 में 4147 जातियों की संख्या थी। अभी 3 राज्यों ने जातीय जनगणना कराई है। 2015 में भी देखिए कर्नाटक ने जातीय जनगणना कराई, बिहार ने भी जातीय जनगणना कराई और डेटा जारी किया, लेकिन कर्नाटक तेलंगाना ने डेटा जारी नहीं किया। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मोदी सरकार ने आज एक और ऐतिहासिक फैसले पर मोहर लगा दी है। पहलगाम हमले के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान कर दिया है कि वो जनगणना के साथ ही जाति वाली जनगणना भी करवाएगी। इस ऐलान के साथ सरकार ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर भी वार किया। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, जातिगत जनगणना के फैसले को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी ऐतिहासिक करार दिया। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की, लेकिन इस फैसले से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए सभी वर्गों का सशक्तिकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और ये फैसला वंचितों की प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। जातिगत जनगणना का फैसला लेकर क्या मोदी सरकार ने विपक्ष का एजेंडा फेल कर दिया है? सवाल ये भी कि क्या मोदी सरकार के फैसले के बाद जाति वाली सियासत का अंत हो जाएगा या फिर जाति पर सियासी घमासान अभी और परवान चढ़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जातीय जनगणना कराने के फैसले का विपक्ष ने स्वागत किया है। साथ ही विपक्षी नेताओं में क्रेडिट लेने की भी होड़ मची हुई है। अनाउंसमेंट किया, हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है, और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा, लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया।
वहीं मोदी सरकार के जातीय जनगणना कराने के फैसले का सत्ता पक्ष ने स्वागत किया है। पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार ने दलित पिछड़ों के लिए बड़ा काम किया है। निर्णय का सब लोग इंतजार कर रहे थे और विश्व के सबसे बड़े नेता ने ऐसा निर्णय लिया जिससे पूरे भारत में, मैं इस वक्त गोरखपुर में हूँ, खुशी की लहर फैल गई है। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और भाजपा की निस्वार्थ सोच, मोदी जी की निस्वार्थ सोच हमेशा विश्व के सामने आई है, भारत के सामने आई है। आज जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के, अति पिछड़ा वर्ग के, कुंठित शोषित जिन लोगों के लिए कभी पिछली सरकारों ने कुछ नहीं सोचा, आज के इस निर्णय ने एक इतिहास रच दिया है। भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी में 25 करोड़ की आबादी यूपी की है। उसमें किस जाति के कितने लोग रहते हैं, उदाहरण स्वरूप माना कि हमने एससी समाज को, ओबीसी समाज को हम देते हैं आरक्षण। कई बार ऐसा होता है कई लोग आरक्षण से छूट जाते हैं, तब हमारे पास एक डाटा इकट्ठा होना ही चाहिए कि इस डाटा से हम किस वर्ग के कौन लोग हैं जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं उनको मिल जाए। ये डाटा इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। हम जातिगत भेदभाव किसी कीमत पर नहीं बढ़ने देंगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ अखिलेश यादव की फोटो जोड़कर लगाने से बीजेपी नाराज है। बीजेपी ने इसे अंबेडकर का अपमान बताया है। बीजेपी इसके खिलाफ यूपी में सड़कों पर उतर आई है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले ये तस्वीरें देखिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। इस तस्वीर के जरिए समाजवादी पार्टी सेल्फ गोल कर बैठी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ बाबा साहेब अंबेडकर की आधी तस्वीर जोड़ने पर बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी ने इसे बाबा साहेब का अपमान बताते हुए प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है। ताकि अखिलेश को सिर्फ दो ही चीजों की चिंता है, एक तो मुस्लिम वोट बैंक और एक अपने परिवार की विरासत। यही वजह है कि वो कभी किसी को दलित पार्टी को शीर्ष पद पर नहीं पहुंचने देंगे। ये सिर्फ उनका उपयोग करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी के इस प्रयास से निश्चित रूप से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आज दलित समाज जागरूक है और ऐसे दिखावटी सम्मान को खारिज करता है। दलित समाज के उत्पीड़न का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, ये प्रदेश की जनता जानती है। दरअसल मंगलवार को राजधानी लखनऊ में समाजवादी लोहिया वाहिनी ने ये पोस्टर लगाया था। इस पोस्टर में बाबा साहेब की आधी तस्वीर के साथ अखिलेश यादव की आधी तस्वीर जोड़ी गई थी। बीजेपी ने इसे बाबा साहेब का अपमान बताया और जोरदार हमला किया। ये आदमी जो बाबा साहब का अपमान करता रहा, कन्नौज भीमराव मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, बाबा साहब का नाम हटा दिया। इसी जनेश्वर मिश्रा पार्क में जिसका नाम था अंबेडकर ग्रीन गार्डन, और उस ग्रीन गार्डन को नाम हाकर जनेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया। हम भी जनेश्वर जी का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री थे, कहीं और बना सकते थे, लेकिन इन्होंने बाबा साहब को अपमानित करना था। उसी तरह से जैसे मुगल हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना लेते थे, वही काम अखिलेश यादव ने किया। दलितों के लिए जनेश्वर मिश्रा पार्क जो बाबा साहब के नाम पर था उसको करके अपमानित किया। इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी इसे भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान बताया और चेतावनी दी कि ऐसा कतई न करें, नहीं तो बीएसपी सड़कों पर भी उतर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं अखिलेश और बाबा साहेब अंबेडकर के पोस्टर पर विवाद पर पार्टी मुखिया का बयान भी सामने आया है। अखिलेश यादव के बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टी ने बड़ी गलती की है। सुनिए। हम अपने लालचंद गौतम समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। तो एक और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को गलती का एहसास हो रहा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता बाबा साहेब और अखिलेश के पोस्टर को जायज बता रहे हैं।
ये कैसे अपमान है? देखिए, भारत के संविधान के रचयिता है, भारत का गौरव है, भारत रत्न है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और उस संविधान की रक्षा की लड़ाई आज की तारीख में आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। इस पोस्टर में गलत क्या है कि उनके जो चित्र है उससे छेड़छाड़ किया गया और अखिलेश यादव को बाबा साहब के समान दिखाया गया। मैं ये चाहता हूँ, नहीं, उसका आशय ये है कि जो आपने संविधान बनाया था उसकी रक्षा की लड़ाई लड़ रही है। पार्टी कार्यालय के आगे एक पोस्टर लगा है, आधा अखिलेश और आधा अम्बेडकर जी। इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से समाजवादी पूरी तरह से प्रभावित हैं और उस विचारधारा को कुचलने और दबाने की उद्देश्य और मंशा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पूरे देश में, यहाँ तक कि सदन में भी, राज्यसभा और लोकसभा में भी बाबा साहब का अपमान करने में पीछे नहीं रहे। वहीं बाबा साहेब की आधी तस्वीर पर अखिलेश यादव की तस्वीर लगाने पर बीजेपी सख्त ऐतराज जता रही है। बाबा साहब का आधा चेहरा दिखा रहे हैं अखिलेश जी और आधा अखिलेश जी का चेहरा है। ये बाबा साहब का अपमान है। ये चेहरा दिखा करके वो दलित समाज के वोट बटोरना चाहते हैं, तो ये अखिलेश जी भ्रम में जी रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री थे तब तो बाबा साहब के पूरे स्थान को ही गायब कर दिया था, और अब जब मुख्यमंत्री नहीं है तो आधे स्थान पे चढ़ गए हैं। ऐसी सोच, ऐसी अभिव्यक्ति एक बहुत ही गंदी सोच के साथ ही हो सकती है, और हम पूरी समाजवादी पार्टी की, विशेषकर अखिलेश यादव जी की निंदा करते हैं। इनका चरित्र आज पूरी तरीके से सबके सामने आ गया है। ये बराबरी वाली बात जब मुख्यमंत्री थे तब तो पूरी जगह बाबा साहब की ले ली थी, बाबा साहब का हर जगह से नाम काट दिया था, हमारी हर योजनाओं को नष्ट कर दिया था। ऐसे लोगों का साथ हम लोग को नहीं। समाजवादी पार्टी के कहने पे डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के साथ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तस्वीर जो प्रस्तुत की है वो बहुत घोर आपत्तिजनक है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव जी ने कभी ये कहा था कि मैं लोहियावादी हो सकता हूँ, मैं गांधीवादी हो सकता हूँ, लेकिन अंबेडकरवादी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। और आज उनका सुपुत्र जो है अंबेडकरवादी होने के ढोंग रच रहे। अंबेडकर पोस्टर विवाद पर चिराग पासवान ने अखिलेश पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने दलित समाज का अपमान किया है। अंबेडकर जैसे महापुरुष के साथ अपनी तस्वीर लगवाकर उन्होंने दलित समाज की भावनाओं को आहत किया है। उत्तर प्रदेश का एक घटनाक्रम है जहां पे अखिलेश यादव की एक तस्वीर इस समय उनको भेंट की गई, जिसमें आधे अखिलेश हैं और आधे भीमराव अंबेडकर जी हैं, और उसको लेकर बहुत विवाद बढ़ गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी को बैकफुट पे इस पूरे विषय पर आना पड़ा है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये देखिए, मतलब बराबर एकदम लाके खड़ा कर दिया। इस कदर इस हद तक चली गई हैं कि आप अपने आप को हमारे संविधान के रचयिता, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बराबर समझ रहे हैं। आप अपनी तुलना उनसे कर रहे हैं। ये हमारे देश के वो महापुरुष हैं जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, किसी से नहीं की जा सकती, और देश की बड़ी आबादी तो इन्हें भगवान मानती है, और आप उनके साथ आप अपनी तुलना कर रहे हैं। मतलब ये हद पार करने वाली बात है। मुझे लगता है जो लोग संभवतः उन्होंने स्वयं तो नहीं किया होगा, पर जो लोग गणेश नहीं, उनको तस्वीर मिल रही है। ये तस्वीर में इस समय जब आप बैठे हुए, मैं उनको वही तस्वीर दे रहा है, लोहिया समाज का जो नेता है वो तस्वीर दे रहा है, और वो खुद उस तस्वीर को रिसीव कर रहे हैं, और बाकायदा होर्डिंग लगी है इसकी लखनऊ में। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने गठबंधन की तरफ से। इस तरीके से महापुरुषों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को महापुरुषों के समकक्ष समझ रहा है आज की तारीख में, तो मुझे लगता है ये उनके पतन की शुरुआत है। पाकिस्तान की संसद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी नेताओं की भी तारीफ हुई है। तारीफ पहलगाम हमले पर दिए गए बयानों को लेकर हुई है। पाकिस्तान ने विपक्षी नेताओं के बयानों को अपना हथियार बनाया है। सवाल है कि क्या विपक्ष खुद ही सेल्फ गोल करने में जुटा हुआ है? इसी पर देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है।
लेकिन विपक्ष के नेताओं के बयान का इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी आतंकी साजिश को छिपाने में इस्तेमाल कर रहा है। पहले बयान सुनिए। ऐसे भड़के माता है, यकीन करें कि उसकी पूरी इंडिया की जो अपोजिशन है वो भी उसकी मजम्मत कर रही है। अभी आप जाएं, जो जैसे दिल्ली के सीएम ने उसकी मजम्मत की है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उसकी मजम्मत की है, उत्तर प्रदेश में आप जाएं समाजवादी पार्टी ने उसकी मजम्मत की है। किसी ने भी मोदी को इतनी सपोर्ट नहीं दी, उसको कहा है कि ये तुम्हारा वाकया है, तुम पहले ही मुसलमानों के खिलाफ हो, अभी तुम्हें जो है अपने के लिए कोई ना कोई कवर चाहिए। तो हमें इस चीज को उसी तनाजुर में लेना चाहिए। सुना आपने कैसे पाकिस्तानी सांसद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहा है और विपक्ष के नेताओं के बयान को भारत विरोधी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इस तारीफ ने भारत में सियासी घमासान मचा दिया है। कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के साथी पार्टियों के लोग जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, मैं तो आज एक प्रस्ताव रख रहा हूं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम इंडी अलायंस वाले हैं। ये इंडी अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस है। दिस इज नॉट इंडिया अलायंस, दिस इज रावलपिंडी अलायंस। और आज से हम भारतवर्ष में, आज से हम भारत में इन कांग्रेस को और कांग्रेस के घटक दलों के नेताओं को एक बात स्पष्ट कर दे कि आपको आज से हम इंडिया अलायंस नहीं बुलाएंगे, आज से आपका नामांकन हुआ पिंडी अलायंस। पिंडी मतलब रावलपिंडी से पिंडिया। पहलगाम हमले के बाद एक और भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करने और वाघा बॉर्डर बंद करने जैसे कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन पाकिस्तानी संसद में भारतीय विपक्ष की तारीफ ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या विपक्ष के बयान पाकिस्तान के लिए हथियार बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अजीबोगरीब बयान दिया है। बॉर्डर पर लड़ाई के सवाल पर बोले ओपी राजभर, कहा राजभर जाति ने मुगलों और अंग्रेजों से लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकार राजभरों को हथियार दे तो आतंकवादियों को घुसकर मारेंगे, हम लड़ाकू कौम के लोग हैं, अंग्रेजों ने हमें क्रिमिनल कास्ट में रखा था, ये तमाम बातें कही गई हैं। मुगलों से लड़ाई लड़ने में राजभर जाति का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अंग्रेजों से लड़ने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस नाते अंग्रेजों ने हम लोग राजभर जाति को क्रिमिनल कास्ट में रखा, संविधान में क्रिमिनल कास्ट में लिख दिया, तो हम लड़ाकू कौम के लोग हैं। तो ये देखिए, उदाहरण मैं आपको बता दूं, पंडित जी के लड़के को और राजभर के दो लड़के, दो जाति के, पंडित जी के लड़के को 100 रुपया दीजिए, 100 रुपया राजभर जी को। तो पंडित जी का लड़का मेला में जाएगा तो रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई खाएगा। राजभर का लड़का जाता है तो वो नकली कट्टा खोज के खरीदता है और नकली काग रिहर्सल किया हुआ है। केंद्र सरकार अगर हथियार दे दे तो जितने आतंकवादी पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। घड़ी का कांटा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में घबराहट जोर पकड़ती जा रही है। वैसे भी भारतीय सेना को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। और उधर दिल्ली में लगातार बैठकों में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की युद्ध स्तर पर रणनीति बन रही है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारत आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। दिल्ली में बैठकों का जो सिलसिला है उसने साफ कर दिया है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। ये सिर्फ कागजों पर रणनीति बनाने की कवायद नहीं, बल्कि एक्शन मोड में आई सरकार और सेना की तैयारी का साफ संकेत है। दिल्ली इस वक्त देश की सबसे संवेदनशील मीटिंगों का अड्डा बन चुका है। हर घंटे हर बैठक से ये मैसेज बाहर आ रहा है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। दिल्ली में एक्शन प्लान वाली बैठक, सबसे पहले CCS की बैठक, दूसरी CCEA यानी आर्थिक मामलों की समिति की बैठक हुई, तीसरी CCPA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई। इतना ही नहीं, बीते हर घंटे की हलचल बहुत कुछ संकेत दे रही है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि बीते मंगलवार से एक के बाद एक कई बैठकें हुई।
पहली बैठक गृह मंत्रालय में देश के पैरा मिलिट्री चीफ की थी। दूसरी बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में तीनों सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री शामिल हुए। इसी बैठक में सेना को किसी भी कार्रवाई के लिए खुली छूट का ग्रीन सिग्नल दिया गया। इसी बैठक में ये कहा गया कि सेना को कब, कहां और कैसे एक्शन लेना है, ये सेना को ही तय करना है। इसके बाद पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की बैठक हुई। यानी दिल्ली की सड़कों पर शांति है, लेकिन मीटिंग रूम के अंदर युद्ध स्तर पर रणनीति बन रही है। पाकिस्तान को इस शांति में आने वाली आंधी की भनक लग चुकी है और यही वजह है कि इस्लामाबाद में घबराहट साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपनी 75वीं जयंती यानी कि हीरक जयंती धूमधाम से मनाई है। और इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विश्वविद्यालय की गौरवशाली यात्रा को सराहा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय अपनी 75वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने विशेष स्मृति सिक्का और डाक टिकट का लोकार्पण किया। साथ ही विश्वविद्यालय की 75 साल की यात्रा पर आधारित 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, थीम सॉन्ग और विशेष स्मारिका का भी विमोचन किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के शैक्षिक योगदान की सराहना की और इसे पूर्वांचल की शैक्षिक उन्नति का प्रतीक बताया। सीएम योगी ने महंत दिग्विजयनाथ प्रेक्षागृह और हीरक जयंती द्वार का शिलान्यास भी किया। भारत के संविधान लागू होने के बाद आजाद भारत का ये पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होता है। लेकिन ये यात्रा अचानक प्रारंभ नहीं हुई। विश्वविद्यालय गोरखपुर में हो, यह देश आजाद होते समय यह भाव सबके सामने आया। गोरखपुर के कुछ मानदंड थे, उस समय चाहते थे कि गोरखपुर में उच्च शिक्षा का केंद्र बने। गोरखपुर विश्वविद्यालय की 75वीं जयंती न केवल इसका गौरवशाली अतीत दर्शाती है, बल्कि भविष्य के लिए नए लक्ष्य भी निर्धारित करती है। इस उत्सव ने पूरे पूर्वांचल में शिक्षा के प्रति नया उत्साह जगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।